and we can start right away. So that's the plan. It's an hour call. You can leave your questions, anything that you have, and I will, if I can, I'll take it on the run or I'll take it at the end. So you can leave your questions in the event chat and I'll come back to them. Other than that, we can start. So this is what we are talking about today. No, we're not talking about unit economics. We'll talk about how to start a startup. लेकिन मैं शॉर्ट में पहले बता देती हूँ कि क्या है. बेसिकली मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब मैं स्टार्टअप किया था, ये मेरा सेकंड स्टार्टअप है, तो व्हाट वर द प्रॉब्लम्स आई सॉल्व्ड एंड मतलब क्या था, व्हाट स्टॉप्ड मी फ्रॉम स्टार्टिंग इवन अर्लियर, या क्या चीजें सॉल्व करने के बाद ही आई कुड स्टार्ट, और वो चीजें सॉल्व करने में व्हाट वाज द लॉजिकल थॉट प्रोसेस. These are the two topics that I will cover today, and then I'll come back and take your questions at the end. ठीक है, तो this is what it is. Okay, my computer is frozen. ठीक है. See, what goes into startup, दो ही चीजें हैं कुल मिला के जो स्टार्टअप में जाती हैं. एक है उनके people और दूसरा है आइडिया. What are you working on and who is working on that? That is all. That will define कि कोई चीज कितनी बड़ी हो जाएगी और कितनी अमेजिंग हो जाएगी या कितनी फ्लॉप हो जाएगी. If we have the right people, but ऐसा कहते हैं good people bad idea, bad people good idea, and then there's a good team good idea. That is a combination that most people are looking for. Most investors are looking for. तो people and idea का कुछ combination है, and we'll see कि what is good people या कहाँ से आएंगे good people, and what is good idea या कहाँ से आएगा वो good idea. तो आज के presentation में these two questions is all that we are going to answer. मैं पहले अपना background दे देती हूँ. Who am I? I was brought up in Lucknow. मैं लखनऊ की हूँ और मैं काफी देसी स्टाइल की हूँ. मतलब lot of my presentation will be in Hindi. So I belong to UP and I was very studious. मैं बहुत ही वो थी मग्गू टाइप. तो मैं IIT खड़गपुर गई, वहां मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ी, फिर उसका कुछ नहीं किया और वहां पे भी मैं टॉप करती रही बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी स्टूडियस उस टाइप की थी. तो मैं खड़गपुर गई, फिर IIM अहमदाबाद गई, फिर और भी 2-4 डिग्री इधर उधर कर ली, तो ये सब कर लिया. और IIT के बाद बैंकिंग में जॉब लग गई, कैपिटल वन बैंक में, वहां चली गई. और IIM के बाद Oliver Wyman is फाइनेंशियल कंसल्टिंग, उसमें जॉब लग गई, तो वो करने लगी. सो दीज आर वेरी वेरी टिपिकल पाथ, बहुत ही ज्यादा टिपिकल पाथ है. अगर आप IIT जाओ तो आपको IIM जाना होता है, अगर आप ये दोनों कर लो तो आपको कंसल्टिंग करनी. ये सब मैंने किया, बट मेरा ये सब चला 2015 तक. 2005 इज व्हेन आई वेंट टू IIT. 10 साल ये सब चला, फिर मेरा मन हट गया बिकॉज मोस्टली बिकॉज ऑफ कल्चरल रीजंस. ये बैंकिंग एंड कंसल्टिंग बहुत ओल्ड स्कूल कॉप टाइप होते हैं, तो मजा नहीं आता है, तो उन सबसे मन हट गया. फिर 2015 सेकेंड हाफ में मैंने अपना पहला स्टार्टअप किया, which was bigstylist.com, which was beauty services at home. That startup did well. I ran it for 3 years. और फिर वो इन्फो एज ने उसको फंड किया, सीड राउंड में भी फंड किया और फिर सीरीज ए में भी फंड किया. टोटल 3.2 मिलियन फंडिंग गई उसमें, $3.2 million फंडिंग गई. एंड वी हैड लाइक 200 ब्यूटिशियंस एंड करीबन 70 कॉर्पोरेट पीपल, एंड वी हैड $1 million which is like 7 crore annual revenue run rate. So that built up well. That was doing well, but उसका सीरीज बी नहीं रेज हो पाया. We had to raise a good size series B. That didn't happen. तो उसको फोल्ड कर दिया मतलब बंद कर दिया. और उसके बाद फिर 2019 में मैंने कुछ नहीं किया और मैं बहुत सारा चिल मारा, बहुत ही मजे आए. और तो 2019 में आई यूज्ड टू प्ले गेम्स अ लॉट, वीडियो गेम्स. लाइक somehow मेरे घर का कल्चर ही ऐसा, हम सारे के सारे खेलते बहुत हैं. तो बचपन से वी हैव बीन इनटू अ लॉट ऑफ हर तरह का गेम. लाइक आई प्ले बैडमिंटन एवरी डे, आई प्ले वीडियो गेम्स एवरी डे, and I'm a national level swimmer. So game and sports has been my thing. So 2019 में बस I took a year off and did that. Also, I got married somewhere along the way and my husband was doing well. So that gives you that leeway to do it. Not everybody might get that year off. So I just took a year off. उसमें मैंने बहुत सारा वीडियो गेम खेला और बहुत सारे वीडियो गेम खेलने के बाद I was like, इसी में कुछ करते हैं. तो that is how my second startup, Fan Clash, जो कि गेमिंग में, वीडियो गेमिंग में है, that started in 2020. It started in March और फिर जैसे ही स्टार्ट हुआ वैसे ही लॉकडाउन हो गया, तो इट रीस्टार्टेड इन अगस्त. क्योंकि जिनको भी हायर किया था, दे कैन नॉट मूव, फंड रेजिंग चल रही थी, दैट कैन नॉट कंप्लीट. तो द वर्ल्ड, कोरोना जब आया तो पूरा वर्ल्ड ही स्टैंड स्टिल पे चला गया मार्च से मई तक. So that got halted. फिर August में we again got together and we started this. So this is my second startup. It is again funded by InfoEdge and seed funding. $500,000 I raised in August. So that is my journey so far. और मैं आज ये topics cover करने वाली हूँ कि
हाउ डिड आई गेट द गुड पीपल जिनके साथ मैंने पिछली कंपनी बनाई और अभी भी बना रही हूँ, and how did I decide on an idea that in last case did reasonably well and in this case will also. So that is what we're going to talk about today. तो पीपल का देख लेते हैं पहले. देखो कोई भी कंपनी बनाने में, एंड आई रियली डू नॉट नो हु इज द ऑडियंस. इज द ऑडियंस somebody who runs businesses already, or is it people who want to build businesses? But I'll just assume that it is more people in early stage versus wanting to build businesses, and address or tailor my conversation according to that. तो पीपल का क्या है कि जब आप हो और आप जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, एंड यू आर थिंकिंग कि मेरे को स्टार्टअप करना है, एंड देन यू आर लाइक कि क्या कैसे करें. आपको एक या दो तो पहले ऐसे लोग चाहिए जिन पे आपको पूरा भरोसा है, और जिनको आप पे पूरा भरोसा है, उनकी कैपेबिलिटी पे भी, उनकी इंटेग्रिटी पे भी, उनकी पर्सनैलिटी पे. या अगर आपकी इंटेग्रिटी पानी में तो उनकी भी पानी में हो, मतलब साथ ही चाहिए आपको अपना. तो एक दो लोग तो वैसे चाहिए, एंड दैट इज योर को फाउंडर. योर को फाउंडर्स हैव टू बी पीपल दैट यू कैन टोटली ट्रस्ट एंड हैव फन विद और टॉलरेट, बिकॉज बहुत घंटे रहना पड़ेगा उनके साथ, बहुत सारी उनकी बकवास सुननी पड़ेगी. So you should have an absolute love or tolerance for who they are and what their work is. तो एक पार्ट तो ये है. उसके सिवा जैसे when I started फैन क्लैश, बिग स्टाइलिश तो पुरानी बात हो गई, वो 200-300 लोग थे, बट मैं अभी का बताती हूँ. अगस्त में फैन क्लैश स्टार्ट किया था मैंने, अभी 12-14 लोग हैं मेरे पास. मेरा को फाउंडर कौन है? IMA में क्या होता है, सीट फिक्स्ड होती है. तो मेरी बगल वाली सीट पे जो मैं बैठता था, द गाय हु यूज्ड टू सिट नेक्स्ट टू मी, वो मेरा को फाउंडर. उसके साथ मैंने साल भर बिताया है, बिकॉज आपकी सीट फिक्स्ड होती है और आपको वहीं बैठना होता है. तो आई नो दैट गाय इन एंड आउट. उसका दिमाग है कि नहीं है, कैन आई ट्रस्ट हिज इंटेलिजेंस, कैन आई ट्रस्ट हिम, विल ही बी देयर, ऑल ऑफ इट. तो सब मेरे को पता है. तो उसको मैं बोला कि चल चल ये करते हैं. उसने कहा हाँ ठीक है ये करते हैं. तो वो को फाउंडर हो गया. तो दैट इज फर्स्ट पर्सन. नाउ आई हैव लाइक 14-15%. आई टेल यू हाउ द जर्नी गोज. इसके बाद लिंक्डइन वर्क्स वंडरफुली वेल. मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इट कुड वैरी फ्रॉम पीपल टू पीपल. आई डू नॉट, देखो दो तरह के लोग होते हैं. एक है कंपनी में अगर उसका पीपल पिरामिड लो, एक है ऊपर कोर टीम जो बिजनेस बना रही है, और एक है सेकंड लेयर जो एग्जीक्यूट कर रही है. तो आप जो बिजनेस बनाने वाला जो कोर टीम है ना ऊपर वाला, उनके लिए जो लोग ढूंढ रहे हैं वो बहुत ही डायनेमिक होने चाहिए, गो गेटर टाइप होने चाहिए. डायनेमिक क्यों होने चाहिए? क्योंकि हर काम करना पड़ता है, ऐसे वैसे वैसे, जो नहीं पता है वो भी करना पड़ता है. तो बड़े डायनेमिक से होने चाहिए, गो गेटर टाइप के होने चाहिए, बहुत अमेजिंग होने चाहिए इन शॉर्ट. तो वैसे लोग, और नीचे के एग्जीक्यूशन के लोग में यू कैन बी अ लिटिल ब्रॉडर ऑल्सो. तो ऊपर वाले में लिंक्डइन बहुत अच्छा काम करता है, नीचे वाले में रिक्रूटर्स आप रख सकते हो. तो इनिशियल जो मेरे 7-8 लोग हैं वो सब लिंक्डइन के हैं. तो अब एक एक करके जाओ, लोगों की प्रोफाइल पढ़ो, उनको प्यारा सा नोट लिखो. कैंडर वर्क्स वेरी वेल. प्यार से बात करो, लोग बड़े प्यार से जवाब देते हैं. एंड आई थिंक द पावर ऑफ लव इज सो अंडरवैल्यूड. यू कैन गेट सो मच डन आउट ऑफ लव. तो प्यार से बात करो लोगों से, उनको अपनी मजबूरी बताओ कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को स्टार्टअप करना है और तुमको भी करना है तो कर लेते हैं. मतलब थिंग्स, सिंपल थिंग्स क्लिक. जैसे घर और फैमिलीज में सिंपल थिंग्स क्लिक ना, तुम्हारी गलतियां माफ हैं, तुम्हारे शॉर्टकमिंग्स कवर्ड हैं, वैसे द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड can also be a little more accommodating and understanding if there's a lot of candor and honesty and niceness. तो लिंक्डइन पे जाओ, एक एक प्रोफाइल पढ़ो. जैसे मुझे अपना सीटीओ चाहिए था तो मैं ऐसे लिखती थी सर्च विंडो में आईआईटी खड़गपुर. मैं खड़गपुर की हूँ, मेरे को वहाँ के लोग ज्यादा समझ में आते हैं. आईआईटी खड़गपुर, और फिर बैच नंबर लिख दो 2016 कंप्यूटर साइंस, ऐसे करके. तो सिंपल सर्च क्वेरीज ऑन लिंक्डइन वर्क वेरी वेल. Talking to people very nicely, politely, and telling them what you have and what you're willing to share works very well. It is like any other relationship. जैसे अपने spouses के साथ चलता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चलता है, अपने घर में चलता है, वैसे ही अपने इन्वेस्टर्स के साथ चलता है, वैसे ही अपने एम्प्लॉयज के साथ चलता है. नाइस ओपन कैंडिड कॉन्वर्सेशंस फ्लाई. 3-5 करना, मैनिपुलेशन करना, लोगों को तंग करना डज नॉट फ्लाई. सारे रिलेशनशिप्स में ट्रू है. तो दैट इज द वे टू गैदर ग्रेट पीपल. लिंक्डइन से अपने कोर टीम ढूंढो, उनसे बात करो, उनको बताओ, उनको विजन बताओ, एक्सेट्रा. एक बार यू हैव गॉटन दोज पीपल, और बाकी जो तुम्हारी एग्जीक्यूशन की टीम है, जैसे बिग स्टाइलिस्ट में देयर वर लाइक 200 एम्प्लॉयज एंड 200 ब्यूटिशियंस एंड एग्जीक्यूशन था उनका मेन काम. वो आप काफी रिक्रूटर से भी करा सकते हो. उसमें आपको इतना विजन समझाने की जरूरत नहीं है और एक दूसरे से मैच कराने की जरूरत नहीं है. तो गैदर हो गए पीपल. कीपिंग ग्रेट पीपल के लिए क्या है, व्हाट आई हैव सीन इज की the biggest mistakes, and I found it personally applied to me by somebody else also, इसके हमें लगता है one bill fits all. ऑफिस ये टाइम का है और ऐसे ही काम करना है तो सब लोग करेंगे. ऐसा नहीं हो सकता यार. वी आर ऑल डिफरेंट पीपल.
और अब दुनिया ऐसी हो गई है कि अगर आपने लोगों को तंग किया, इफ यू क्रिएट एनवायरमेंट्स दैट दे डू नॉट नेसेसरली वांट टू वर्क इन or feel excited about, they will find something else. Opportunities galore हैं, infinite हैं. तो कोई बैठ के आपकी ऐसी चीजों से डील नहीं करेगा जिससे वो नहीं करना चाहता है. तो इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम सब अलग हैं. कोई रात में काम करता है, कोई सुबह काम करता है, कोई स्ट्रक्चर्ड होता है, कोई अनस्ट्रक्चर्ड होता है. कोई ऐसे बोलेगा कि जब तुम्हें अगले 3 स्टेप पता ही नहीं है तो तुम उसको एग्जीक्यूट ही कौन कैसे करोगे. कोई ऐसा होगा कि भाई मैं कर लूंगा, मेरे को पता नहीं है मैं कैसा करूंगा. And you will have I have had both kind of wonderful people. My wonderful क्या होता है, both who have contributed very well to the development of the company. So they are all different people and you need to understand. एक बिल में सबको फिट मत करो, लोगों को समझो, have empathy towards their situation, who they are, and that works very well. जैसे अभी में कुछ एम्प्लॉयज हैं, एक है वो ही सुपरस्टार, लेकिन उसको ढूंढना इम्पॉसिबल है, बट वो काम करके दे देता है. तो आई एम लाइक फाइन, क्योंकि वो ना रात को जगता है, रात को तो मैं उसकी शक्ल देखती नहीं हूँ ना, वो अपने मैनेजर को मिल पाता है. बट थोड़ा सा इफ आई वर्क अराउंड ना तो वो चल जाता है. वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर. और फिर आप उसके अराउंड फिर आप बोलो प्रोडक्टिविटी का क्या है, कैसे पता वो रात को काम कर रहा है. तो यू वर्क अराउंड दैट. मॉनिटास्क करके एक ऐप होती है, वो लगाओ आप सब सारे एम्प्लॉयज के कंप्यूटर पे, तो उससे पता चलता है कौन कब काम कर रहा है. तो आपको काम कराना ना, तो आप काम कराओ, उसको दिन में जगाओ मत, वो दिन में नहीं जगना चाहता है. तो इफ जैसे अभी वी आर अ कोरोना कंपनी, वी टुक बर्थ इन कोरोना, तो हम लोग कभी किसी से मिले ही नहीं है, एक दूसरे से कभी नहीं मिले. हमने हायरिंग ऐसी की, पूरे 15 लोग 15 लोकेशन में, किसी ने किसी को देखा ही नहीं है, एक्सेप्ट एक दो करके, जैसे मैं और मेरा को फाउंडर एक दूसरे जानते हैं एक्सेट्रा. तो नाउ द क्वेश्चन इज कि अब जब वर्ल्ड खुलेगा तो हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हैं, या सम पीपल हैव द आइडिया वर्क फ्रॉम वेकेशन कर रहे हैं. एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि इसका ना एक कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा. अगर हमने ये किया एज अ कंपनी कि नहीं वी आर अ वर्क फ्रॉम होम, या नहीं वी आर अ वर्क फ्रॉम ऑफिस, या इट विल नॉट वर्क फॉर एवरीवन. तो वो वन बिल फिट्स ऑल डज नॉट वर्क. लॉट ऑफ कंपनीज आर डूइंग दैट, वी आर वर्क फ्रॉम होम. बट I took a survey internally in my company कि किसको करना है, and I saw age is the variable that slices the population. Younger लोगों को ऑफिस जाना है क्योंकि उनको लोगों से मिलना है, उनको जो भी करना है, they have different kind of interact करना है, मजे करने हैं, they need people to go out to drink with in the evening, and ऑफिस में लोग मिल जाते हैं. And older people, older मतलब above 28, 30 people and married people, उनको ऑफिस नहीं जाना है, उनको घर पे रहना है, उनको अपनी हेल्थ पे काम करना है, अपनी स्किन पे काम करना है, अपने हेयर पे काम करना है, अपने बच्चे को देखना है. सो एज आई फाउंड वाज अ वेरिएबल दैट डिवाइडेड. अब मैं दोनों में से कोई भी एक कर दूं ना कि वी आर अ वर्क फ्रॉम ऑफिस, नहीं वी आर अ वर्क फ्रॉम, द अदर वन विल सफर. So you cannot do that. One bill does not fit all, and the future is towards customizing it to your employees. You cannot just have 300 employees and hope कि सब एक तरह होंगे, हो नहीं सकते. ठीक है. एंड द अदर थिंग इज कि ग्रेट पीपल हायर अगर तुम आप इतनी जल्दी करोगे इन योर स्टार्टअप, तो वन प्रॉब्लम दैट यूल हैव इज मनी. कि how do you even get such wonderful, like very qualified people to come down and work for you? So tell them what you have, tell them what your vision is, and अगर तुम उनको क्लैरिटी दोगे ना कि अभी देखो कंपनी में जितने पैसे हैं या नहीं है, और ऐसे होगा और कैसे होगा, दैट रियली वर्क्स वेल. लोगों को बहुत अंडरस्टैंडिंग आती है, एंड पीपल आर फॉरगिविंग. लोग इतने वो नहीं है कि नहीं मेरे को तो ये चाहिए, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है. तो टेल पीपल वेरी वेरी क्लियरली व्हाट यू हैव इन द कंपनी एंड हाउ यू विल शेयर इट एज एंड व्हेन इट कम्स, या जो भी. तो कीपिंग ग्रेट पीपल में दीज थिंग्स हैव वर्कड वेल फॉर मी. हैव एम्पैथी टू पीपल. सब अलग लोग हैं, सारे के सारे. अंडरस्टैंड दैट सबकी सिचुएशन, सबकी लाइफ अलग है, एंड जो भी तुम्हारे पास है या नहीं है, या विजन वाइज जो भी आने वाला है, वो लोगों को समझाओ और उसको शेयर करने के लिए विलिंग रहो. But what I meant by share is कि sometimes you'll have less money, sometimes you'll have more money. तो less money में तो तुम less money दोगे, that is given, but ऐसा नहीं होना चाहिए कि more money में भी हम उनको more money ना दें. तो if मतलब you understand the crux. तो दो पार्ट्स थे ना, एक तो पीपल, मैं 10-15 लोग बटोर लिए फैन क्लास में, बहुत बढ़िया, माई टीम इज क्वाइट गुड, और सब बहुत बढ़िया लोग आ गए. अब हम किस चीज पे काम करेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम घटिया आइडिया पे काम करेंगे तो ऑल ऑफ आवर एफर्ट एंड द आउटपुट ऑफ दैट विल गो टुवर्ड्स घटिया आउटपुट. हम बहुत अच्छी चीज पे काम करेंगे, वी माइट क्रिएट समथिंग मैजिकल. तो व्हाट इज द आइडिया? अब आइडिया डिसीजन इज द हार्ड पार्ट. मैं टॉपिक ये था ना हार्ड एंड सॉफ्ट, तो सॉफ्ट में इट्स पीपल इज 50% ऑफ योर कंपनी इन अर्ली स्टेज, और लेटर स्टेज में शायद उससे भी ज्यादा हो जाएगी.
एंड आइडिया इज अ हार्ड पार्ट. तो आइडिया में आई जस्ट वांटेड टू कवर दिस कि व्हाट इज अ गुड आइडिया, क्योंकि व्हेन वी आर डूइंग अ जॉब, डूइंग समथिंग एल्स एंड वी आर थिंकिंग कि क्या करना चाहिए, मेरे को स्टार्टअप करना है, किस चीज पे करें. तो देखो, इन सारी ज्ञान, हार्ट के ज्ञान के ऊपर एक बात सत्य है, आपको करना वो चाहिए जो जिसमें आपका मन लगे, जिसको इन अदर वर्ड्स द ग्रेट बिजनेस लीडर्स और विजनरीज ऑफ द वर्ल्ड सेज व्हाट एवर यू आर पैशनेट अबाउट. जो जॉब्स भी बोलते हैं, बिल गेट्स भी बोलते हैं, ब्रांसन भी बोलते हैं, एवरीबडी हुज बीन देयर. तो लेकिन पैशन का क्या है ना, सबको दिखता नहीं है, मोहब्बत टाइप है. इट्स नॉट फॉर एवरीवन, नॉट एवरीवन एक्सपीरियंसेस इट. तो पैशन अगर आपकी लाइफ में है तो बहुत अच्छी बात है, आपको डेफिनेटली उसके अराउंड कुछ करना चाहिए. और नहीं है तो भी ठीक है. There are other good things in life, and that's when we can come to these business matrix or economic matrix and decide. But if you feel good about something, you should try and build business around it, because I'll tell you, early stage mein, and I'm of course talking from my experience, all of it. Early stage में ऐसा लगता था कि passion क्या होता है, मैं तो किसी भी चीज पे काम कर लूंगी, मेरे को जो भी नौकरी मिल जाएगी मैं कर लूंगी, and those things are true. But as time passes, you realize after like 7-8 years of your career, and all of us are different. कुछ लोगों को ये जल्दी realize होगा, कुछ को बाद में होगा, कुछ को नहीं भी होगा. But you realize that कुछ चीजें आपको करने में बहुत मजा आता है. जैसे मेरा डेटा करने में ना बहुत मन लगता है. एयरप्लेन पे भी मैं डेटा कर सकती हूँ. एयरप्लेन पे मैं रिसर्च नहीं कर सकती. रिसर्च में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है. एयरप्लेन इज वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन, इसलिए मैं बोल रही हूँ. एयरप्लेन पे भी बैठ के अगर मुझे एक्सेल बनानी हो ना और मॉडल बनानी हो, मेरा बड़ा मन लगता है उसमें, मैं कर सकती हूँ एक बार. आई विल नॉट डू रिसर्च ऑन एयरप्लेन. तो देयर एंड दैट ट्रांसलेट्स कि डेटा और डेटा के काम या मॉडलिंग या ये सारी चीजें मैं कितना भी कर सकती हूँ. एंड देन इट जस्ट मेक्स बिल्डिंग द बिजनेस सो मच ईजियर, क्योंकि अगर वही करना है, उसमें आपको मन भी लग रहा है, तो बहुत अच्छी बात है. और मान लीजिए अगर आई वॉज डूइंग अ फुटबॉल कोचिंग, ना मुझे फुटबॉल से कोई मतलब है, ना मेरे को धूप आई एम वेरी अगेंस्ट धूप बिकॉज इट जस्ट स्पॉइल्स माय कॉम्प्लेक्शन. तो मेरे को धूप में खड़ा होना पसंद नहीं है, फुटबॉल से तो कोई मतलब ही नहीं है. तो हाउ विल आई डू इट, मतलब मैं कर लूंगी कसम खा के, यही काम है, यही करना है, बट आई विल नॉट एंजॉय इट. देन इट मेक्स इट सो मच मोर डिफिकल्ट. तो पैशन का बस यही गेम है कि अगर आपका जो काम है वो आपकी लाइकिंग के रील में होता है, तो इट गेट्स सो मच इजियर. तो टू दैट एक्सटेंट अगर आपके पास पैशन है तो प्लीज उसको फॉलो करिए, नहीं है तो इकोनॉमिक्स को फॉलो करिए. और पैशन के अंदर पैशन प्लस इकोनॉमिक्स भी फॉलो कर सकते हो, दैट कैन बी इवन बेटर. तो आई जस्ट टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स टुडे. वी कवर पैशन, व्हाट इज ग्रेट आइडिया. में पैशन तो एक है कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, एंड आई काइंड ऑफ डू दैट. मेरा पिछला स्टार्टअप ब्यूटी में था, मेरा मेकअप में बहुत मन लगता है, तो इट वॉज ऑल इन ब्यूटी, मेकअप, फैशन, फिटनेस, सब में बहुत मन लगता है. नाउ आई डू गेमिंग. गेमिंग भी मैं मतलब fifth, sixth standard say I've been into gambling and cards, and then I became a national level swimmer in eighth standard. I was a UP champion swimmer. तो मैं इन सब में भी शुरू से मन लगता है, तो I work around those things. वैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ऐसा नहीं है कि I work around those things because I'm passionate. It's also because मेरे को और कुछ आता नहीं है. But anyways, that has worked well. कि I work on things that, मतलब if I try to think कि मैं मैन्युफैक्चरिंग कर लेती हूँ, I'll feel very lost. मेरे को आती नहीं है. Anyways, तो ग्रेट यूनिट इकोनॉमिक्स. तो आइडिया में क्या होता है, देखो, नाउ आई एम टॉकिंग अ लॉट फ्रॉम फंड रेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज व्हेन यू आर इन अर्ली स्टेज, फंड रेजिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर फंड नहीं होंगे तो तुम किसको हायर करोगे, और जब किसी को हायर ही नहीं करोगे तो काम कैसे होगा. इट्स अ विशियस साइकिल. इफ यू हैव फंडिंग, आप अमेजिंग लोगों को लेके आते हो और वो अमेजिंग लोग अमेजिंग आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, और वो वर्चुअस साइकिल है. उस अमेजिंग आउटपुट से आप और फंडिंग रेज करते हो. एंड ऑपोजिट का विशियस साइकिल भी ट्रू है. विशियस साइकिल मतलब कि बस एक घटिया से साइकिल में फंस जाते हो, और वर्चुअस साइकिल मतलब एक अच्छी सी साइकिल में फंस जाते हो. तो now I'm talking from fundraising perspective, what is seen as a good idea. And again, this is from my at least like 100 VC meetings that I would have by now, maybe 50-100 के रेंज में तो होगी. तो from those experiences I'm talking. तो एक अच्छा आइडिया क्या होता है, एक अच्छा आइडिया वो होता है, जैसे अगर मान लो आपको साबुन बनाने का मन किया, तो साबुन बनाना अच्छा आइडिया है कि नहीं है. यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छी होनी चाहिए. यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होती है कि एक साबुन बनाने में तो आपको कितने पैसे मिले कस्टमर से, और एक साबुन बनाने में आपका कितना खर्चा हो गया. आपको जो पैसे मिले माइनस आपका जो खर्चा हो गया, वो किसी लेवल पे पॉजिटिव आनी चाहिए. तो एक चीज जो होती है यूनिट इकोनॉमिक्स होती है. दूसरी होती है लार्ज एड्रेसेबल मार्केट कि चलो ठीक है, आप एक साबुन बेचते हो तो आपके 10 रुपए बनते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट क्या आप 1 करोड़ साबुन बेच भी पाओगे? आर दे 1 करोड़ पीपल लुकिंग फॉर दैट साबुन? बिकॉज इन केस दे आर, देन आपने एक साबुन पे अगर मान लो 2 रुपए बना लिए, तो 1 करोड़ साबुन
जब आप बेचने लगोगे, बिकॉज दे आर 1 करोड़ पीपल लुकिंग फॉर इट, देन यू हैव 2 करोड़ ऑफ रेवेन्यू और बॉटम लाइन, नॉट रेवेन्यू बॉटम लाइन, बिकॉज यू टॉकिंग बॉटम लाइन इकोनॉमिक्स। तो 2 करोड़ आपका प्रॉफिट तय हो गया। अगर 2 करोड़ आपका प्रॉफिट तय हो गया तब तो बस बल्ले बल्ले, मतलब इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। तो इसलिए यूनिट इकोनॉमी से इंपॉर्टेंट होती है एक यूनिट पे कितने पैसे मिलेंगे, और इसके बाद ये इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी जैसे कितनी यूनिट बेची जा सकती है। तो देयर हैज टू बी अ लार्ज एड्रेसेबल मार्केट। तो ये 2 चीजें होती हैं विच डिफाइन अ गुड बिजनेस। इसके सिवा मोट कहते हैं, मोट या डिफेंसिबिलिटी, वो क्या होता है? ये तीन मेट्रिक क्यों कवर कर रही हूँ, क्योंकि इन 3 मेट्रिक पे आपकी सबसे ज्यादा पिटाई होगी फंड रेजिंग में। पिटाई होगी मतलब या तो आप समझ के जाओ और खुद स्मार्ट हो कि ये मैट्रिक्स हैं, ये 3 चीजें हैं और इन पे कैसे डिस्कशन होता है। नहीं तो बातें तो एनीवेज होंगी, आपको समझ में नहीं आएगा बस कि इन 3 कैटेगरी में चल रहा है। बट ये 3 कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मोड या डिफेंसिबिलिटी क्या होता है कि चलो आपने साबुन बना लिया और 1 करोड़ लोगों को भी भेजा। अब ये बताओ, और मान लो कि आपने वो बना लिया, आपने कोई आयुर्वेदिक साबुन बनाया था अलग से, तो आपने 2 करोड़ बॉटम लाइन क्रिएट कर दी। अब ये बताओ कि लक्स जो है, जिसके पास इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, हर दुकान में लक्स बिक रहा है, ये है वो है, तो ये बताइए कि अगर लक्स कल वही आयुर्वेदिक साबुन बना लगे तो आपसे कम ऑपरेशनल कॉस्ट पे पहुंचा देगा एंड यूजर तक, क्योंकि आपका तो इतना ऑपरेशनल कॉस्ट है नहीं, स्केल नहीं है। तो डिफेंसिबिलिटी इसको कहते हैं कि somebody bigger, if they come with their might of business or operations or money or whatever power they have, or even somebody smaller but with a disruptive alternative, if they come tomorrow to the market, why will your product and you not be replaced or displaced? तो ये बात बतानी जरूरी होती है कि आपका बिजनेस डिफेंड कैसे कर लेगा कल की चेंजिंग सिचुएशन एंड चेंजिंग प्लेयर या चेंजिंग मार्केट डायनामिक्स को। तो दिस इज द थर्ड थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव यू अ एग्जांपल डिफेंसिबिलिटी में क्या है। सी आई अगेन आई एम आइटरेटिंग, आई डू नॉट नो ऑडियंस एग्जैक्टली। मतलब अगर ये फिजिकल ऑडियंस होती तो मैं शुरू में पूछ लेती कि हाउ मेनी ऑफ यू बिल्ड अ बिजनेस, हाउ मेनी, बट अभी नहीं समझ में आता। बट तो इसलिए मैं बहुत इनिशियल लेवल से बता रही हूँ। तो डिफेंसिबिलिटी का एग्जांपल अगर मैं दूं तो देखो, अगर व्हाट्सएप है, आपने कहा कि मैं व्हाट्सएप बना दूंगा और 2 करोड़ लोगों को व्हाट्सएप लगा दूंगा सबके फोन पे बिफोर एनीबडी कम्स इन द मार्केट, तो बहुत अच्छी बात है। लार्ज मार्केट, यूनिट इकोनॉमिक्स, चलो छोड़ो, उस पे आएंगे। लार्ज मार्केट सब पे बैठ गया। अब आप वी आर राइट नॉट ओनली एड्रेसिंग डिफेंसिबिलिटी। फिर आपके वीसी ने बोला कि डिफेंसिबिलिटी क्या है, ये बताओ कि कल कोई और आके क्यों नहीं कर लेगा। कल अगर टाइगर ग्लोबल या सॉफ्ट बैंक का मन करे तो वो क्यों नहीं अपना चैट शुरू कर देगा और तुम्हारे चैट को वाइप ऑफ कर देगा, बिकॉज दे विल कम विद मच बिगर वॉर चेस्ट। वॉर चेस्ट मनी को कहते हैं, दीज आर जस्ट फैंसी वर्ड्स। they come with much more money and they will hire a better team and they will do a better marketing and expensive marketing and they will replace you. तो व्हाट्सएप आप बनाओगे तो क्या डिफेंसिबिलिटी आपकी? तो व्हाट्सएप की डिफेंसिबिलिटी ये है कि मैं अगर हूं तो मेरा चाचा, मामा, दादा, काका, फ्रेंड का फ्रेंड, सब लोग यही है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि कल हाइक अगर मुझे बोले कि आई हैव अ बेटर प्रोडक्ट या आई गिव यू XYZ बेनिफिट, तो मैं हाइक पे चले जाऊंगी। हो नहीं सकता ना, क्योंकि मुद्दा तो है सबसे बात करने का, नेटवर्क करने का। मेरा नेटवर्क यहाँ पे है तो मैं हाइक पे जाके क्या करूंगी? तो somebody with a better marketing, somebody with a better incentive, somebody with a better whatever cannot take me away from WhatsApp. तो hence WhatsApp का जो नेटवर्क इफेक्ट among its people है, among its user है, वो उसका डिफेंसिबिलिटी है। तो उसको डिफेंसिबिलिटी कहते हैं। तो 3 बातें हो जाती हैं कि आपकी एक यूनिट पे पैसे बनने चाहिए, आप बहुत सारे यूनिट बेच पाने चाहिए, और आपको कोई और रिप्लेस नहीं कर पाना चाहिए। दीज 3 थिंग्स टुगेदर मोटा मोटा कंप्राइजेज अ गुड आइडिया। अब बहुत सारी और चीजें हैं कि ये 3 से ही हो जाएगा क्या? नहीं नहीं भाई, इन 3 देयर विल बी नुआंसेस मतलब छोटी छोटी चीजें स्पेसिफिक टू योर इंडस्ट्री की, और क्या प्लेयर है, कौन क्या कर रहा है, कॉम्पिटिशन क्या है, कैसे तुम लोगों तक पहुंचोगे। अगर तुम्हारा कोई ऑपरेशनल बिजनेस है, गोइंग बैक टू द साबुन बिजनेस, अगर तुम्हारा साबुन, तो कैसे तुम साबुन बेचोगे। अच्छा, तुम्हारा हाई एंड साबुन है तो तुम कैसे टाई अप करोगे स्पास वगैरह से। देयर सो मेनी अदर थिंग्स, बट दीज 3 थिंग्स मोटा मोटा हैव टू बी ट्रू। अदर देन दैट, आई हैव सीन व्हाट वर्क्स वेरी वेल फॉर फंड रेजिंग इज इफ यू आर एन अर्ली मूवर। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आप ही हो और जो इनोवेटिव और थोड़ा डिसरप्टिव है, तो एटलीस्ट अर्ली स्टेज फंडिंग बेटर रहती है। मतलब अगर वो अर्ली है और अनप्रोवन है तो लेट स्टेज खराब भी हो सकती है, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंटल कर रहे हो। एक्सपेरिमेंटल काम फट भी सकता है, हो सकता है कुछ नहीं आया पहले राउंड के बाद और फिर आप आगे ना बढ़ पाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलो कि मैं ड्रोन डिलीवरी ऑफ पिज्जा करूंगा,
तो sounds good. Somebody early might want to put money and see कि अगर तुम सही में करने लगे तो you will just take all the market of all the delivery by drone. Amazing. So huge market, nobody doing it, you doing it, I put my money on it. बट ऑपोजिट भी true है कि अगर वो ड्रोन अगर उड़ा ही नहीं, उड़ने के बाद गिर गया, गिरने के बाद किसी ने चुरा लिया, क्या हो गया, वो सब बहुत सारी चीजें अनक्लियर होती हैं. एज अपोज टू अगर तुम बोलो कि मैं तो एक नीश ई कॉमर्स बनाऊंगा, तो सबको पता है ई कॉमर्स में क्या होता है, ये वो. तो फिर मतलब देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ साइड्स. तो बट अर्ली moving early with an innovative idea is also for early stage that helps. For later stage, I think proving whatever you said in early stage is going to be very very important, but that comes later. तो ये मैं बताया पीपल का क्या है. पीपल लिंक्डइन से मिलते हैं, प्यार से रखो, प्यार से बात करो तो सब चलता है. और ये बात समझ जाओ कि सब लोग अलग अलग हैं, एंड दैट इज व्हाई lot of more women are required in workforce. Not required, demanded right now. मतलब almost legislation level पे चल रहा है कि अभी शायद यूके में बन गया कल कि no more men board, और ये क्योंकि एम्पैथी क्वेश्चन हमारा ज्यादा होता है, ऐसा ट्रू है. तो दैट वाज ऑन द पीपल. दिस इज ऑन द इकोनॉमिक्स कि एक चीज की इकोनॉमिक्स सही होनी चाहिए और मार्केट बड़ा होना चाहिए, डिफेंसिबिलिटी होनी चाहिए. इकोनॉमिक्स में एक एग्जांपल देना चाहती हूँ इकोनॉमिक्स में, ताकि समझ में आए व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से इकोनॉमिक्स. तो देखो जैसे ये बिग स्टाइलिश की इकोनॉमिक्स थी, जो मेरा पिछला बिजनेस था. इट वाज अ बिग साइज बिजनेस. इट हैड 7 crore इन रेवेन्यू रन रेट एंड 3-4 मिलियन फंडेड थी और 200-300 लोग थे. तो उसमें इकोनॉमिक्स का क्या सीन था ये मैं बताना चाहती हूँ आपको. आई जस्ट वांट टू चेक इफ एवरीथिंग इज फाइन ऑन द कॉल साइड. हाँ, सब कुछ फाइन ही है, देख रही हूँ मैं. ओके, ठीक है. नाउ बैक टू इट. उसमें क्या था, देखो यूनिट क्या होती है. यूनिट ना कुछ भी हो सकती है. अगर आप उबर चलाते हो, आपकी यूनिट एक टैक्सी भी हो सकती है कि मैं अगर आज एक टैक्सी से टाइड अप हूँ वर्सेस मैं कल 1000 टैक्सी से टाइड अप हूँ, तो मेरा बिजनेस कैसा होगा. आप इस इकोनॉमिक्स पे भी चल सकते हो कि मेरी अभी एक टैक्सी है तो इतना खर्चा आता है और 1000 जगह. आप इस इकोनॉमिक्स पे भी चल सकते हो कि मेरा आज एक एम्प्लॉय है, मेरा 1000 एम्प्लॉय. जैसे आईटी बिजनेसेस ऐसे चलते हैं, बिकॉज आईटी बिजनेसेस में एम्प्लॉयज प्रोड्यूस द प्रोडक्ट. जितने लोग हैं उतना कोड लिखेंगे, उतना प्रोडक्ट सेल होगा. तो आईटी बिजनेसेस टेक देयर नंबर ऑफ पीपल एज इकोनॉमिक्स. तो आप किसी भी चीज को अपनी यूनिट ले सकते हो जिसपे आप इकोनॉमिक्स मानोगे. आईटी बिजनेस अपने एम्प्लॉयज को यूनिट मानता है, बट वो अपने क्लाइंट को भी ले सकता था कि अगर मेरा एक क्लाइंट है तो मेरा इतना खर्चा आता है, ये होता है, वो होता है, वो होता है, एंड अकॉर्डिंगली ऑल नंबर्स चेंज. तो एनीथिंग दैट यू आर कंफर्टेबल विद, दैट यू थिंक इफ आई मेक इट लाइक 20,000 to the power 10 to our 6 times, my business will be great and big. That is economics to you, and that is what you are. That is what is economics, and that is what you're supposed to see. So I'll quickly just give an overview on what is unit economics. तो जैसे बिग स्टाइलिश में एक ब्यूटी ऑर्डर को हम अपना यूनिट मानते थे. किसी भी चीज को मान सकते हैं, एज आई हैव सेड. बिग स्टाइलिश में एक ऑर्डर, एक ब्यूटिशियन गई. बिग स्टाइलिश में क्या होता था, बिग स्टाइलिश में होता था कि there were beauticians. We had 200 beauticians. They all had apps. It was Uber for beauty, basically that. किसी को ब्यूटी सर्विस चाहिए, उसने अपने ऐप से ऑर्डर किया, हमारे पास ऑर्डर आ गया, हमने वो ब्यूटिशियन के ऐप पे डाल दिया, ब्यूटिशियन ने एक्सेप्ट कर लिया, वो जाके करके अपने घर चली गई. इट वॉज Uber फॉर ब्यूटी सर्विसेज एग्जैक्टली. तो नाउ कमिंग बैक टू इट. तो एक सर्विस में मान लो मेरे को 1200 रुपए मिलते थे. एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, आरपू कहते हैं. आरपू मान लो इसका 1200 था, मतलब 1200-1400 था, बट अम्मी को सही से याद भी नहीं है, 1200 लिख दिया. तो मान लो रेवेन्यू 1200 था, और ठीक है, अब कोई ब्यूटिशियन गए, उसने सर्विस की, 1200 रुपए मिले, बहुत अच्छी बात है. तो 1200 रुपए तो रेवेन्यू हो गया. यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब है उस एक ऑर्डर का रेवेन्यू आप समझो और उस एक ऑर्डर का कॉस्ट समझो. तो अब सारे कॉस्ट समझो, क्योंकि रेवेन्यू तो एक ही चीज है कि जो कंज्यूमर ने 1200 रुपए दिया वही पैसा आ रहा है, और कोई पैसा तो आ नहीं रहा है. तो रेवेन्यू 1200 हो गया. अब कॉस्ट साइड में क्या हुआ, कॉस्ट साइड में ये हुआ कि वो ब्यूटिशियन हमारे लिए काम कर रही है, तो या तो हम उसको सैलरी दे रहे हैं या तो हम उसको कमीशन दे रहे हैं. जैसे उबर गिव्स कमीशन कि हर राइड का 70% आपका है, या कोई या डिलीवरी वाले, फूड डिलीवरी वाले सब कमीशन देते हैं, या फिक्स्ड भी रखते हैं. जैसे जोमेटो का दैट गाय हु गॉट वेरी फेमस, जिसकी 10,000 सैलरी है, और एंड हु इज वेरी हैप्पी एंड स्माइलिंग. तो इट कुड बी ईदर, बट जैसे ब्यूटिशियन का सैलरी या कमीशन जो भी आप बोलो, वो वी सॉ कि 60% ऐसा तो उसमें जाता था. तो 1200 में 720 रुपए तो मैं
ब्यूटिशियन जो जाके कर रही है। अब ये नंबर कैसे निकला 720? ऐसे निकला, मान लो वो सैलरी मैं उसको 20,000 देती हूँ और मान लो वो मेरे लिए 40 ऑर्डर्स करती है इन अ मंथ, तो हर ऑर्डर का वैल्यू निकल आएगा कि 20,000 रुपए में 40 ऑर्डर करती है, तो हर ऑर्डर पे 500 रुपए मुझे उसका खर्चा आ रहा है। तो बेसिकली ऐसे करके आप निकाल सकते हो कि हर ऑर्डर पे कितना सैलरी आया और वो नंबर लिख दो। मान लो यहाँ 500 रुपए आया कि 500 आया, 500 रुपए मैं उसको देती हूँ, या मान लो 700 आया, बिकॉज रेस्ट ऑफ द आई वांट टू शो यू दिस नेगेटिव थिंग। तो आई लीव इट एट 700। तो 700 कमीशन देती हूँ, तो 700 तो मैंने इसी को दे दिया, तो बचे कितने? बचे 700, 12, 500 रुपए बचेंगे, ठीक है। उसके सिवा और क्या डायरेक्ट कॉस्ट आई? और आई कि वो ट्रैवल करके गई किसी के घर, वापस आई, उसमें पैसे लगे। उसके सिवा उसने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए उस आदमी पे, उसके पैसे लगे, तो वो दोनों भी पैसे हटाओ। तो वो हमने जनरली देखा था 18% ऑफ टॉप लाइन आता था, तो वो 18% ऑफ टॉप लाइन आया। तो ये दोनों तो मेन खर्चे हैं कि ब्यूटिशियन गई ऑटो लेके, ऑटो को पैसा दिया, ब्यूटिशियन को हमने पैसा दिया, और कुछ सामान यूज किया, और फिर अपने घर आ गई, तो ऑर्डर कंप्लीट हो गया। तो ये तो डायरेक्ट कॉस्ट होगी सारी की सारी। तो 1200 रुपए जो हमें मिले उसमें 700 ये, 200 ये, तो ये 916 रुपए डायरेक्ट गया 1200 में से। तो अब बचे हमारे पास 284 रुपए। 1200 जो मुझे मिला था उसमें करीबन 284 रुपीज बचा। इसको कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 1। ये मैं बस टेक्निकल टर्म्स बता रही हूँ, ये सुनने को मिल जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 1 आ गया करीबन 250 रुपए, ठीक है। इसके सिवा क्या है? ब्यूटिशियन तो गई आई, उसके सिवा क्या हो रहा था? उसके सिवा ये हो रहा था कि हम बैठे थे ऑफिस में, हमारी टीम बैठी थी ऑफिस में, कर रही थी मार्केटिंग और कर रही थी टेक प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट मेकिंग एंड स्टफ लाइक दैट। तो उसका खर्चा कौन देगा? उसका भी इसी में जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। अब मार्केटिंग कॉस्ट निकालो कि एक इस ऑर्डर पे कितना कितना तुम्हारा मार्केटिंग कॉस्ट है। ये कैसे निकालोगे? मान लो महीने भर में तुम्हारा 10 लाख रुपए खर्चा आता था मार्केटिंग का, सारे अपने मार्केटिंग चैनल की कॉस्ट बटोर लो, और मान लो तुमने 10 लाख रुपए, और मान लो तुमने 10,000 ऑर्डर किया, तो एक ऑर्डर पे तुम्हारा कितना खर्चा आया? 10 रुपए आया। तो ऐसे करके निकाल सकते हो। 10 लाख रुपए बाय 10 लाख इज 600 रुपीज। तो 10 लाख खर्चा आया, तुम 10,000 ऑर्डर करते हो मंथ में, तो एक ऑर्डर पे कितना खर्चा आया? 100 रुपए। तो क्योंकि हम सब कुछ एक ऑर्डर पे निकाल रहे हैं, तो मार्केटिंग कॉस्ट मंथली मेरा फिर 100 रुपए आएगा। एक्चुअली मतलब ये 100 भी आ सकता है, बट यहाँ पे मैंने 250 लिया है। So this is how you figure out marketing cost per order. You just take all the orders that you did in this month and all the marketing costs that you gave in this month and then pretty much divide it. तो 250 आ गया। तो इस मार्केटिंग का खर्चा हटाओ, अब इस 284 रुपीज बचे, 250 रुपए तो मार्केटिंग में लगा इस ऑर्डर के ऊपर, तो 34 रुपए बचे। बहुत अच्छी बात है। इस 34 रुपए में से अभी ये सब तो बचा ही है, जो हम ऑफिस में बैठे हैं और इंटरनेट चल रहा है और लाइट चल रही है और पूरी टीम बैठी है और सबकी सैलरी, जब कॉर्पोरेट सैलरी जानी है तो उन सबको कॉर्पोरेट ओवरहेड कहते हैं। तो ये भी आप निकाल लो कि आपका महीने का कॉर्पोरेट का कितना खर्चा आता है, सबकी सैलरी मिला के, अदर देन ब्यूटिशियन जो डायरेक्ट सैलरी में आप ले चुके हो, सबकी सैलरी का बिल कितना आता है, इंटरनेट का बिल कितना आता है, सारा अपना खर्चा जोड़ लो, डिवाइड बाय नंबर ऑर्डर कर दो, तो कॉर्पोरेट ओवरहेड आ जाएगा। तो 34 रुपए बचे थे, अब आपका 50 रुपए कॉर्पोरेट ओवरहेड आ गए, यानी कि आप 16 रुपए है तो अब नेगेटिव में हो। इसको बिड्डा कहते हैं। आई नॉट गोइंग टू बिड्डा, बट हाँ, इसको एक लेवल पे अर्निंग मान लो, ये अर्निंग हुई। तो हर ऑर्डर जो हम कर रहे हैं उसपे हम 16 रुपए लूज कर रहे हैं। दिस इज हाउ मोस्ट टेक स्टार्टअप्स रन इन लॉस, क्योंकि हर ऑर्डर पे वो लूज कर रही होती मनी। तो बिग साइज में हर ऑर्डर पे करीबन हम 16 रुपए लूज कर रहे होते अगर इस इकोनॉमिक से काम कर रहे होते। Now that is a whole different question कि why then companies run on negative, but this is how everything becomes negative and mostly what we have seen or what industry sees is कि इस line item से negative हो जाता है, तो marketing cost इतनी ज्यादा जाती है। एंड तो इसीलिए ये कंपनीज नेगेटिव में भी काम करती हैं, क्योंकि ये कॉस्ट ना डिस्क्रिशनरी कॉस्ट है। एक बार मैं एक लेवल तक पहुंच जाऊंगी, उसके बाद मैं इतना खर्चा ही नहीं करूंगी मार्केटिंग पे। तो अगर ये 250 का मैं 50 कर दूंगी तो अपने आप पॉजिटिव में आ जाऊंगी। दिस इज द थीसिस ऑन विच ऑल टेक स्टार्टअप मोस्टली वर्क, कि एक स्केल के ऊपर मार्केटिंग कॉस्ट इतना आएगा नहीं तो बिड्डा सही हो जाएगा, तो अर्निंग पर ऑर्डर सही हो जाएगी। बट फॉर अ लॉट ऑफ अर्ली इयर्स ये अर्निंग नेगेटिव रहती है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज इकोनॉमिक्स, यूनिट इकोनॉमिक्स ऑफ एन ऑर्डर। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तुम जो भी करो, तुम बोलो मैं पीपीटी बनाएगा बिजनेस करूंगा, तो उसमें भी तुम्हें समझना पड़ेगा कि एक पीपीटी बना के बेचोगे तो कितना पैसा मिलेगा, उसको बनाने में कितने लोग लगेंगे और कितना खर्चा आएगा, और सारे खर्चे माइनस करके गुड यूनिट इकोनॉमिक्स वाला ही आइडिया पिक करना चाहिए। अब ये मैंने लास्ट में 2 लाइन बस फंडिंग के उससे कवर कर दिया, क्योंकि कई बार फंडिंग में पीपल विल आस्क यू हाउ मच आर यू रेजिंग, तो उसका जवाब ना यहीं से आता है यूनिट इकोनॉमिक्स से, कि आप बोलो कि एक ऑर्डर पे मेरे 16 रुपए जा रहे हैं और मेरे को 1600 रुपए तक तो वो चाहिए, और मेरे को मान लो अभी आप एक ऑर्डर
अभी मान लो आप एक ही ऑर्डर कर रहे थे, फिर आप बोलो कि मुझे 100 टाइम्स अपना बिजनेस बढ़ाना है, यार मुझे 100 ऑर्डर करने हैं, तो आपको एक ऑर्डर पे 16 रुपए जा रहे हैं, तो आपको 100 ऑर्डर पे 1600 रुपए जाएंगे, तो दिस इज हाउ मच यू विल आस्क फॉर योर फंडिंग। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ऑफन पूछा जाता है, जो कि मेरे को तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है क्यों पूछा जाता है। लोग पूछते हैं हाउ मच आर यू रेजिंग, अगे मतलब आई डोंट नो। अगर I get $500,000, I'll build a company accordingly. If I get $2 million, I'll build a company accordingly. If you give me $100 million, I'll build a company accordingly there also. So I the right answer to that, how much are you raising? Oh, as much as you can give me is the answer. But anyways, this is how you justify how much are you raising. बेसिकली बाय सेइंग कि मेरे को अपनी कंपनी यहाँ तक ले जानी है और यहाँ तक ले जाने के लिए हमें इतना चाहिए। ये जो मैंने बोला ना, ओ हाउ मच आर यू रेजिंग एज मच एज यू गिविंग, ये बहुत ब्रॉड है। ऑफ कोर्स इसके पीछे लॉजिक ना, दुनिया लॉजिक में बहुत फंस गई है। लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस दिए जा सकते हैं कि नो यू कैन नॉट बी रेजिंग एज मच एज समबडी इज गिवन बिकॉज ऑफ डाइल्यूजन एंड द कंपनी स्ट्रक्चर एंड ये वो। बट यार अर्ली स्टेज में ना वो बात बेकार है। बात बस यही है कि आप बताओ आप कितना दे रहे हो, उतनी बड़ी कंपनी बना देंगे। तो बट एनीवेज, अगर कोई पूछे हाउ मच आर यू रेजिंग और व्हाट आर द यूज ऑफ फंड्स पूछते हैं, तो यही है। मतलब इसी को 10 और तरीके से लिखा जा सकता है, एंड दिस बिकम्स द यूज ऑफ फंड्स। तो यूनिट इकोनॉमिक्स ऐसे बनती है। आइडिया चूज करने में यूनिट इकोनॉमिक्स सही होनी चाहिए और लार्ज मार्केट होना चाहिए और डिफेंसिबल होना चाहिए। बिजनेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल कोई और आपका बिजनेस ले ले। तो ये सेम मैंने यहाँ भी यूनिट इकोनॉमिक्स का वो बनाया है। तो पीपल, दिस इज ऑल आई थॉट, जो मेरे को लगा in building a business. This is what I had to understand and crack for building a startup myself, कि मेरे को अच्छे लोग ढूंढने थे और अच्छा आइडिया सिलेक्ट करना था। अच्छा आइडिया नहीं होगा तो फंड रेजिंग मुश्किल होगी, फंड रेजिंग मुश्किल होगी तो लोग नहीं होंगे तो एनीवेज वो क्या था, विश्व साइकिल में चले जाएंगे। तो दिस इज ऑल आई लर्न अबाउट स्टार्टिंग अ स्टार्टअप। आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप टुडे, not how to run a startup. That's a whole different fun. So this is all. Other than that, what I can say is कि all of us are different, as I said. आप अपनी situation खुद समझो. Nothing is glamorous or not glamorous. Nothing is right or wrong. जॉब करना बहुत अच्छी बात है या स्टार्टअप करना बहुत अच्छी बात है, जो आपका मन करता है, जो आपकी सिचुएशन, आपकी फैमिली, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी मेंटल हेल्थ, पीस एंड हैप्पीनेस के लिए राइट है, वो करना इज द राइट थिंग। तो वो सारी और चीजें एंड द पैशन एंड व्हाट यू लाइक टू डू एंड ऑल ऑफ इट। So that is all I had to give Gyan on. Now, if anybody, I can take that. If we don't have questions, then how much time have we got? We have another 15 minutes left. We have another 15 minutes. I can talk for another 15 minutes, or how should we do this? Yeah. Mansa, Richa, do you want to open this for questions? Should we open for questions, or do you still want to see something else? No. I'm good. Let's just do questions now. Yeah. Okay. So we'll leave it open for questions. We've gotten a few questions while the session was going on. So one of the questions was it easy to become an entrepreneur? देखो, again, as I said ना, one bill fits all, ये तो easy टफ आपके ऊपर है। It was not very difficult for me, to be honest. Once you're financially taken care of, तब ये करना काफी easier हो जाता है, like anything else. So, and it does not de-glamorize it. मतलब if you go back to people like Bill Gates and stuff, they were all from very well families and doing it, and they did very good jobs. And तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि आई वॉज फाइनेंशियली टेकन केयर ऑफ, एंड देन आई नो कि आई एम टैलेंटेड एंड ऑल दैट, एटलीस्ट आई लाइक टू थिंक सो। तो मेरे को, अगर मैं कुछ बनाने की कोशिश करूंगी तो कुछ बहुत बन जाएगा, तो मुझे वो फेथ भी था, तो वो डायरेक्शन में मूव करना भी मुझे दिल से अच्छा लग रहा था, और इकोनॉमिक हार्डशिप्स बहुत नहीं थी, तो मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट नहीं था। Okay. Thank you, Richa. We have one more. How was it to leave your job? Were you concerned if your first startup will run in the beginning? देखो, लीविंग द जॉब वॉज वेरी गुड, क्योंकि आई हैड अंडरस्टूड दैट दिस इज नॉट फॉर मी, हमसे ना हो पाएगा, प्रीटी मच दैट। तो मेरे लिए बहुत अच्छा डिसीजन था। गोइंग टू अ प्लेस एवरी मॉर्निंग वेयर यू फील ट्रैप्ड, आई यूज्ड टू फील ट्रैप्ड। वो फाइनेंशियल कंसल्टिंग में थी मैं, और मेरे क्लाइंट्स बहुत हाई एंड बैंक्स और ये सब होते थे, और
मैं उस टाइप की नहीं हूँ. There might be people who enjoy it, of course. But for me, it was a good decision. I wasn't enjoying my job a lot. So leaving was very good. Was I concerned कि ये फेल करेगा कि नहीं? नहीं यार, मैं concerned नहीं थी. और शायद देखो, मैं very honestly मैं आज उस समय से ज्यादा concerned हूँ. It's my second startup. But first में तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मतलब कि मेरे को क्या मालूम कैसे बनता है, बनाएंगे, बन गया तो बहुत अच्छा, नहीं बनेगा तो दोबारा बनाएंगे. And in general in my life, a lot of this has been true. I have not succeeded in the first time at lot of things. Like IIT मेरा first attempt नहीं है, IIM मेरा first attempt नहीं है, और lot of several times in my life I have failed failures and succeeded well. तो ये कॉम्बिनेशन मेरी लाइफ में काफी अर्ली से रहा है. तो मेरे को फेलिंग मल्टीपल टाइम्स एट समथिंग वरी नहीं करता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि इवेंचुअली मैं उस पर लगी रहूंगी और कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा. एंड इट हैज हैपेंड अ लॉट ऑफ टाइम. तो मैं ये दिस मॉडल वर्क्स फॉर मी, तो इट डिड नॉट वरी मी. बट अभी सेकंड स्टार्टअप में मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स बीन लाइक मतलब सेकंड या थर्ड टाइम में होना चाहिए ना, तो इट्स दैट टाइम. तो अब मेरे को थोड़ा वरी भी करता था. फर्स्ट टाइम इट डिड नॉट वरी मी. Okay, that's a great mindset to have, Richa. One more question is, how is it to have a co-founder who you've known for a while? How do you take decisions when you know somebody for so long, and how is Yeah, co-founders, yeah. Luckily for me, both the co-founders were people who were very close to me. First, मेरा जो पहला तो I went to two colleges, IIT and IIM. IIT में मेरे दो फ्रेंड्स, हम तीनों ऐसे बैठते थे. मैं बैठती थी इधर अनुराग, इधर चिन्मय. One of them I married, both I cannot marry. One of them I married, the other one was a very close friend. हम तीनों co-founders थे Big Stylus में. So we have known each other, and when you go to college together, and college में तो you are like you kid, you're open, so you just love it, those people who you grow up with. तो वो तुम्हारे बचपन के दोस्त हो जाते हैं. तो first set was like that. So I was working with my husband and a very close friend who I had gone to college with. Now with my husband it was a little difficult. With the other one it was not that difficult. This is to answer कि somebody you know so closely में चक्कर नहीं है. फिर it was difficult for the first 2-3 months, and then we understood lines बहुत clearly divided होनी चाहिए कि मैं ये देखती हूँ, आप ये देखते हो, आप ये देखते हो. Because when people of equal level and very strong minds and capability work together, तो conflict का बहुत high chance है. और ऐसा नहीं है बिजनेस बनाने में, तुम कप भी उठवा लो कि चाय बनवा लो, उसमें भी हो जाएगा कि अरे व्हाइट वाला कप क्यों यूज करो, पिंक वाला क्यों, अरे यहाँ से अरे वो ले आएगा ना. एंड दिस हैपेंस बिकॉज पीपल्स माइंड्स आर एक्टिवली वर्किंग ऑन द सेम प्रॉब्लम, एंड एवरीबडी विल हैव डिफरेंट सॉल्यूशंस. And for the simplest of the things, as chai ka cup le aao. So it's very important to have different segmentation कि मैं ये देखती हूँ and my whatever I think is right, because there's no ultimate right answer ना कि white cup सही है कि pink cup सही है. Business में बहुत clear है, you take decisions are subjective thing all the time. तो कोई ऐसे अल्टीमेट साइंस नहीं है कि यही नंबर आना चाहिए x = 3, ऐसा नहीं हो सकता. तो यू जस्ट डिफाइन कि किसका x का वैल्यू माना जाएगा, so that it makes it smoother. My second co-founder is my IMA best friend, and this one is also very good dynamics. But the same thing I have continued to apply कि आप बहुत clear segregation in this. Your main jobs are decision. Keep clear segregation on whose decision will be followed where, and you respect that person for their decision. उसमें अपना दिमाग मत लगाओ कि नहीं white वाला better. So do not do that. तो co-founders के साथ knowing them is great क्योंकि trust issues नहीं होते हैं, और trust issues नहीं होने को आपको implement भी करना है कि आप चुकुर मत करो कि ये क्यों किया वो क्यों किया. Let them do what they're doing. So you know how, Richa, you're saying that knowing them is a better thing. Do you feel like having an unknown co-founder is better because then it's like a purely professional relationship, and whatever it may be, whatever the outcome of the professional relationship would be, it would never influence or kind of affect your personal relationship in a friendship, or as you said, your husband as well. So do you think that it's better to have like an unknown co-founder? No, I don't think so. I don't think that can even work in a lot of cases, because building a startup and doing a job, and I've done both, and it's very different. Like job में ना, there's a machine that's running, there are wheels and gears that are running in sync, and आपको उनको चलाना है. So there's a predictability on what I have to do and कितना किस चीज से change हो सकता है. ऐसा नहीं है कि आप wheel का उठा के
व्हील का उठा के आटा चक्की बना दोगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर वो ऑटो मोबाइल के व्हील्स एंड गेयर्स की कंपनी है तो वहीं कहीं पे शिफ्ट होना है। तो देयर इज मोर प्रिडिक्टेबिलिटी एंड लिमिटेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑन व्हाट कैन चेंज, हाउ मच कैन चेंज। बट स्टार्टअप में ये एकदम ऑपोजिट है। यू गो रेडिकल एंड टैंजेंशियल एवरी डे यू डिसरप्ट, और आपको काम ही वही है, उसी काम की आपको फंडिंग दी गई है, उसी काम को आपको पैसे दिए गए, उसी काम के लिए आपने अपनी जिंदगी भी दी है कि हम कुछ डिसरप्ट करेंगे और नया बनाएंगे। अब अगर आप डिसरप्ट और नया, दो लोग अपने अपने डायरेक्शंस में कर रहे हैं, दो को फाउंडर दोनों कर रहे हैं, तो इतनी तेजी से जब चेंजेस हो रहे हैं ना, तो यू हैव टू ट्रस्ट द अदर वन कि क्यों इतनी तेजी से चेंजेस हो रहे हैं, जो कि आई हैव सीन इन अ कॉर्प सेटिंग इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट अगर इतने डिसरप्शंस और इतनी चीजें चेंज हों। जैसे आज हम कह देते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज एवरीथिंग दैट विल डू, परसों हम कह देते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का कैक इज 7 रुपया और डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग का कैक इज 3 रुपया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हम लोग करेंगे नहीं। अब ये काम अगर कॉर्पोरेट में हो रहा हो और दो टीम्स हैं जो एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैनेज करती है, एक वो मैनेज करती है, लड़ाई झगड़ा ही होता रह जाएगा कि नो वी डिसाइडेड बट व्हाट इज द डेटा वेयर। तो और इतना टाइम नहीं है स्टार्टअप में यार, यू मूव लाइक दिस, उसके लिए आपको बहुत ट्रस्ट चाहिए, और आई थिंक नोइंग द पर्सन फ्रॉम बिफोर सो दैट दे ट्रस्ट यू एंड वाइस वर्सा इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. Thank you, Richa. There's one more question. How does one raise their Series A? किसी भी देखो सीट तक तो मैं बता दिया कि इट इज मोर अबाउट टीम एंड आइडिया। सीरीज ए ऑनवर्ड्स दो बातें हैं, एक आपका जो एग्जिस्टिंग डेटा है, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसके नंबर सही लगने चाहिए। मतलब अगर आपने कहा था कि आप 10,000 यूनिट तक पहुंच जाओगे, और बहुत सारा ऐसा ना मार्केट परसेप्शन भी होता है ऑफ डिफरेंट व्हाट नंबर शुड इट बी, कितने ऑर्डर्स होने चाहिए या कितने लोग आपके प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए बिफोर यू कैन गो टू सीरीज ए, बट ऑल ऑफ दैट इज नॉन साइंटिफिक ऑल्सो। तो एक तो आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस है सही लगनी चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका कैक इनफाइनाइट है, आप मतलब 1,000 रुपए में यूजर ला रहे हो और कोई रेवेन्यू नहीं है, तो थिंग्स शुड लुक ओके एंड द अदर हाफ ऑफ योर पिच शुड बी विजनरी कि हमने ये कर लिया है, हम ये 5 चीजें नहीं करेंगे और ऐसा होगा। सो देयर हैज टू बी पार्ट ऑफ न्यू थिंग्स दैट यू गोना डू एंड द पार्ट ऑफ ओल्ड थिंग्स, अनलेस द यूनिट इकोनॉमिक्स ऑफ ओल्ड इज सो स्पेक्टेकुलर कि आप बस बोलो कि और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसी को लेकर 10 to the power 7 टाइम्स कर देंगे, दैट पिच विल ऑल्सो सेल। But unless unit economics in your existing whatever you're doing is looking that great, you should also have a vision part. So there should be a combination of two. What is the timing of your Series A? किस level पे आप जा सकते हो Series A? ये बहुत ही subjective है. But I think कहीं भी मतलब देखो दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक कंटेंट टाइप का होता है, एक ट्रांजैक्शन बेस्ड होता है। उबर हुआ ट्रांजैक्शन बेस्ड, फेसबुक हुआ कंटेंट टाइप का। तो कंटेंट टाइप और ट्रांजैक्शन टाइप में बहुत डिफरेंस होंगे नंबर। उबर के हिसाब से या बिग स्टाइलिश के हिसाब से अगर आपने 2,000 ऑर्डर आप मंथ में कर रहे हो तो दैट इज अ गुड पॉइंट। 2,000 3,000 ऑर्डर कर रहे हो तो आप सीरीज ए जा सकते हो। फेसबुक के टाइप के, फेसबुक या टिकटॉक में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूजर होंगे तब आप सीरीज ए जा सकते हो। तो ट्रांजैक्शनल बिजनेसेस में आई थिंक एनीवेयर इफ यू आर डूइंग अ टॉप लाइन ऑफ 20-25 लाख, दैट इज अ गुड टॉप लाइन, मतलब बस जीएमवी या रेवेन्यू, बॉटम में तो जो है वो है, तो इट्स अ गुड टाइम टू गो सीरीज ए। प्योर प्रोडक्ट बिजनेसेस जो होते हैं, जो जैसे कि ये सब हुआ कंटेंट या प्रोडक्ट बिजनेस, उसमें इट विल बी मच लेटर एंड आई ऑनेस्टली डोंट हैव if I have to give you an idea, pure content time में I think 1 million user या 100k to few million depending on, कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं है, कुछ ट्रांजैक्शन, जैसे अगर आप बस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हो तो कई मिलियंस होने चाहिए, और अगर उसमें कुछ भी ट्रांजैक्शन है तो नंबर विल बी मच स्मॉलर। Okay, there are a few more questions. Richa, somebody's asked, what are the best practices for low-cost marketing and get survival orders? What is the best? Practices for low-cost marketing to get survival orders. सर्वाइवल का मैं समझी नहीं, सर्वाइवल का मतलब है the first few orders क्या? I would assume that it is the first few orders that we are talking about. देखो low cost marketing अपना TG समझो, who is your customer? Is it like a 16-year-old girl? Is it a 60-year-old man? Who is your TG? And first survival order ka, if I'm assuming the definition is the first few orders to take your product off the ground, to do the product market fit. If that is the case, अपना TG समझो और तुम्हारा TG ऑफलाइन वर्ल्ड में कहाँ बैठा हुआ है एक साथ, उसको समझो,
वहां पे जाके ऑफर समथिंग दैट दे नीड. It might not be your product exactly, but offer something that they need and get a inroad into that community. For example, मान लो आप व्हील चेयर बना रहे होते हैं 60-year-old लोगों के लिए, तो ये सारे लोग कहाँ मिलेंगे? ओल्ड एज होम में मिलेंगे, और हो सकता है इनके कुछ इवेंट्स होते हो ऐसे, उसमें मिलेंगे. तो उनमें घुसो. अब वो ओल्ड एज होम तुम्हें क्यों घुसने देंगे? तुम अपना प्रोडक्ट लेके आए हो, बोलेंगे रोज आते हैं तुम्हारे जैसे. बट अंडरस्टैंड व्हाट दे रियली नीड. इफ यू कुछ भी, इट कुड बी अ म्यूजिक सेशन, इट कुड बी अ साइकोलॉजी मेंटल हेल्थ सेशन, इट कुड जस्ट बी लाफिंग सेशन, कुछ भी जो वो ऑलरेडी यूज करे. गेट एन इनरोड इनटू दैट, एंड देन अगर तुम्हारा प्रोडक्ट ही नीड सॉल्व करा था तो अमेजिंग, वही बेचो. नहीं तो गेट एन इनरोड एंड देन क्रॉस सेल. तो जैसे हमारा गेमिंग है, गेमिंग में got our first survival orders, our first 5,000, 10,000 users from colleges. So we did a lot of inter-college events. और घर पे बैठ के होता था क्योंकि गेम सब डिजिटल है, तो काफी इजी हो जाता है. कोई मतलब ऐसे टेंट नहीं लगाना है. तो इंटर कॉलेज इवेंट, तो सारे कॉलेजेस के स्पोर्ट्स हेड इन सबसे टाई अप कर लो और इंटर कॉलेज इवेंट लगाओ. फिर उसमें 30,000 रुपए प्राइज मनी देगा. कौन देगा 30,000? तो उसके लिए एक स्पॉन्सर उठा लाओ, जिसके लिए रेलिवेंट हो. स्टूडेंट लोन की कंपनी, उनको चाहिए कि सारे आईटीज में इनरोड मिल जाए, या कुछ भी जो भी इसको स्पॉन्सर करना चाहे, जिसके लिए भी टीजी रेलेवेंट हो. तो ऐसे मिक्स मैच करके एक इवेंट कराओ. तो हमने ऐसे किया था कि वी वेंट डिड लॉट ऑफ इंटर कॉलेज इवेंट्स एंड आवर फर्स्ट 5,000, 10,000 यूजर्स केम फ्रॉम देयर. और इसमें मैं एक लो कॉस्ट वाला जो पार्ट है वो भी एड्रेस कर देती हूँ. तो ये लो कॉस्ट ऐसे होगा कि अगर मैं वो इवेंट खुद कराती और उसके प्राइस मनी खुद देती तो वो 50,000 का इवेंट हो जाता मेरे. बट फिर प्राइस मनी देने के लिए उसके लिए मैं बाहर से स्पॉन्सर लेके आई, मतलब कंपनी सच एज लॉजिटेक, कोका कोला, जिनके लिए ये रेलेवेंट टारगेट ग्रुप था स्पोर्ट्स वाला. तो उनके लिए हम बाहर से स्पॉन्सर लेके आए. तो बाहर के स्पॉन्सर्स ने पैसे दिए, टूर्नामेंट मेरे प्लेटफॉर्म पे हुआ, सारे रजिस्ट्रेशन मेरे प्लेटफॉर्म पे आए, और पैसे मेरे को देने नहीं पड़े. तो यू कैन बी क्रिएटिव लाइक दैट. मतलब मैं तो इंटर कॉलेज कराती हूँ, खुद पैसे देती, तो इट वुड नॉट बी लो कॉस्ट. तो लो कॉस्ट के लिए कॉस्ट आप किसी और को दे दो जिसके लिए ये रेलेवेंट है टारगेट ग्रुप. जैसे अगर तुम ओल्ड एज होम में जाओ और वहां ये इवेंट कराने लगो, अब उसमें आना जाना ये वो सब तुम्हारा खर्चा लगेगा, और पता नहीं तुम क्या इवेंट कराओगे, उसका खर्चा लगेगा. तो पार्टनर विद समबडी जिसको और ओल्ड एज होम में अपनी मार्केटिंग करनी है, उसको भी ले जाओ, उसको बोलो आप स्पॉन्सर बनो, समथिंग लाइक दैट. So there's one more question, Richa. Do you have funding of your current startup? Yes, we are funded. We got funded. We did the seed round in August last year. That was $500,000. Okay. There's a question. Where is your first startup co-founder? Where is your first startup co-founder? He's my husband, so he's in my home. This home you're seeing behind me. He went on to do a job after the first startup, and as I said, सब अलग है ना. He realized कि probably entrepreneurship is not for him. He is also from similar background. We were classmates at IT, and then he went to IIM and then been in company consulting you. He realized कि उसको short term wins are important to him. For me, short term wins are not important. Like I can go sit and do this till I make it big. But he cannot just struggle for years. So he found out कि उसको shorter term wins important है, and entrepreneurship may not be for him. So he moved on to do a job again. Okay, there's one last question. Does going to conference really help? Going मतलब offline world में जो going था और online, तो online तो I listen to a lot of people and that really helps. मतलब lots, बहुत सारा ज्ञान है. फ्री फंड का चमत पला पार्थी I really like, and नवीन तिवारी I really like, and lot of people, इनके conferences, इनके podcast, सब कुछ सुनना. even bigger people like Jobs और ये वो. अब तुम उसको कॉन्फ्रेंस मान लो चाहे ना मान लो, लेकिन दीज पीपल टॉक ऑल द टाइम इन कॉन्फ्रेंसेज में, फायरसाइड चैट में, पॉडकास्ट में, अपने कंटेंट क्रिएशन ये लोग खुद जो अपना करते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग में, तो वो सब तो आई रियली कंज्यूम वोरेशियसली एंड इट्स वेरी हेल्पफुल. उसका जो दूसरा फॉर्मेट है कि कहीं जाके किसी की कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, मेरे ख्याल से वो थोड़ा वेस्टफुल है. I think that is wasteful unless you want to do it for networking. In that case, it is good. नेटवर्किंग जो है, रिश्ता बनाना किसी से, किसी भी तरह का प्रोफेशनल या जो भी, इज अ मोर 1-to-1 पर्सन इन फेस थिंग. तो फॉर दैट आई थिंक गोइंग टू कॉन्फ्रेंसेस माइट बी ग्रेट. अदर देन दैट, नॉलेज जो है ना,
ऐसी डेमोक्रेटाइज हो चुकी है, ऑल ऑफ इट इज आउट देयर ऑन द इंटरनेट एंड वेरी इजीली कंज्यूमेबल एंड फाइंडेबल एंड वेरी इंटरेस्टिंग. उसके लिए कहीं जाना और किसी की बातें सुनना, आई डोंट सी इट. Okay, there's one more question. Somebody, they're running a branding agency and they're trying to expand in foreign countries where they can't be physically available. So the product is only online. In that case, how can they strategize their low cost marketing? देखो, वन थिंग दैट बिकॉज योर्स इज अ B2B, क्योंकि ब्रांडिंग तुम किसी बिजनेस की करोगे, योर्स किसी कंज्यूमर की नहीं करोगे. योर्स इज अ B2B बिजनेस. B2B बिजनेस में networks work very well. Like if I know somebody in Myntra and I want a contract from Myntra, somebody a little higher up, it might work very well for me. So you really want to spot people that you know. And मतलब किसी भी लेवल पे, किसी भी कंपनी में, जैसे इफ यू वांट टू एक्सपैंड टू दुबई एंड MR इज अ कंपनी, बहुत सारे इंडियंस काम करते हैं. लिंक्डइन पे थोड़ा देखो कौन किसको तुम जानते हो, लिखो मार्केटिंग MR दुबई और आ जाएंगे लोग. और वहां से कनेक्ट मतलब लिंक्डइन द वर्क्स मैजिक फॉर मी. तो वहां से कनेक्ट भेज सकते हो, या देयर माइट बी पीपल यू ऑलरेडी नो. सो वर्क थ्रू पीपल, गेट कनेक्टेड, दैट वुड बी मच बेटर. अगर तुम्हें अपने देश में रह के ही मार्केटिंग करनी है, नहीं तो जा जाके मिलना तो बहुत ही टीडियस काम है. अदर एक तो ये है कि लिंक्डइन वगैरह एंड पीपल नेटवर्क उस सब तरह से भी कर सकते हो. दूसरा ये भी कर सकते हो, SEO इज अ वेरी वाइडली अंडरवैल्यूड थिंग. इफ यू डिड अ गुड SEO जिसमें तुम्हारा वेबसाइट या तुम्हारा जो भी है वो ऊपर आए टू पीपल. द अदर थिंग वो भी कर सकते हो. द अदर थिंग इज टू जस्ट टाई अप. पता है मेरे को तुम्हारा इंडस्ट्री का, आई डू नॉट नो आपकी इंडस्ट्री का इकोनॉमिक्स क्या है, बट आप समझो कि आप किससे टाई अप करोगे तो फायदा होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्लावर्स बेचना चाहती थी इंडिया में बैठ के टू वेडिंग्स इन दुबई, तो आई वुड प्रॉब्ली लुक फॉर इवेंट प्लानर एंड टाई अप विद देम. नाउ दैट वुड बी अ स्मॉलर मार्जिन कंपेयर टू मैं डायरेक्टली रिटेल को बेचूं. ये बीच में रहेगा तो ये 30% खाएगा, खाने दो, बट इट विल गेट यू इन रोड्स, और वो इन रोड्स इनिशियली और बिजनेस. तो टाइंग अप टू पीपल वेयर यू फिट इन एंड सॉल्व, टाई अप विद बिजनेसेस हु हैव एंड कंज्यूमर्स. तो जो लोग मतलब आई डोंट नो, ब्रांड, आई एम नॉट एबल टू थिंक फॉर ब्रांडिंग, बट जो लोग मार्केटिंग या कुछ भी ऐसा करते हो, ब्रांडिंग पीस जिनका मिसिंग रहता है या जिनको अलग से कराना पड़ता है, उनसे तुम टाई अप कर लो, ताकि उनके जो क्लाइंट होंगे, पिगी बैगिंग कहते हैं तो उन सारे क्लाइंट्स पे तुम्हारा बिजनेस ऑटोमेटिकली पहुंचेगा. इट विल बी लेसर मार्जिन बट एटलीस्ट यू विल गेट स्टार्टेड. तो पिगी बैकिंग ऑन अदर बिजनेसेस is a good one, I think. Okay, Richa, I think we've got all the questions so far. We've answered everything. Like I've asked you all the questions. Okay. Well, I think we can close now. Thank you so much, Richa, for being here today. We had a great time. Thank you so much. Thank you, Mansa. My pleasure. Thanks for having me. Yes, thank you so much. Thank you, everybody, for being here as well. Thank you, everyone, for having me here. Thanks for your time. See you. Bye-bye. There's one more question. Okay. Thank you.